आज अपन हमारा नया टेस्ट पेपर जो है 024848 इसको सोल्व करते हैं। आज इसके हम मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अपन चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमें न्यूनतम मान बताना है कि क्या होगा। अब अगर अपन बात करें मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है 2 रूट ए बी। तो 2 ए हमारे पास 8, बी हमारे पास 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 रूट में 200 को हम 2 इंटू 100 अगर लिखें तो 100 से 10 बार आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 रूट 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों को दे रखा है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो हमारे लिए बड़ा इजी रहता है। अगर अपन इसको सोल्व करें, हम सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को अगर सोल्व कर लें तो देखो ये 33 माइनस में 7 इंटू 3 क्या बनेगा 21। 33 में से 21 गए तो क्या बचेगा 12, और 8 इंटू 9 हम क्या लिख देंगे 72। 72 प्लस 12 क्या बन जाएगा 84। तो हम यहाँ क्या लिख पाएंगे -15 प्लस 90 डिवाइड के अंदर 89 माइनस में 72 और 12 को ऐड करा तो क्या है 84। तो -15 प्लस 90, 89 में से 84 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या है 5। 90 में 5 का डिवाइड करा तो क्या आ गया 18, माइनस का 15 प्लस का 18 तो क्या है प्लस का 3। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। आज पेपर के स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन बड़े इजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखो हम लोगों को क्या दे रखे हैं, x माइनस 2y बराबर 3 दे रखा है और xy बराबर 5। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। सबसे पहला तो कुछ लोग यहाँ पर जब देखते हैं ना कि xy की वैल्यू 5 है तो वो सोचते हैं कि यार ये 5 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 5 होगा, तब 5 बन सकता है। एक बार यहाँ रखकर चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 5 माइनस 2 इंटू 1, तो 5 माइनस 2 क्या 3 बन रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपको ये वैल्यू पता लग जाती है तो 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हुआ 25, माइनस में 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 25 माइनस में 4 क्या आ गया 21। तो आंसर क्या जाएगा ए। अगर आप लोगों को ये वैल्यू नहीं पता लगती तब हम लोगों को इसको करने के लिए फॉर्मूलों पर काम करना पड़ेगा। x माइनस 2y इक्वल टू 3 दे रखे, xy इक्वल टू 5 दे रखे। हमें x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब इसके लिए अगर हम चाहें तो फिर हमें इस पे फॉर्मूलों पर काम करना पड़ेगा। फॉर्मूलों से हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2y बराबर 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या जाएगा 9, ये टर्म उधर जाती है प्लस की, क्या जाएगा 2 इंटू 2 4 और एक्स वाई की वैल्यू 5, तो क्या जाएगा 20। तो ये क्या जाएगी 29। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 29 मिला, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर चाहिए। तो माइनस वाली टर्म चाहिए, तो माइनस वाली टर्म के लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस क्या जाएगा 16y की पावर 4 माइनस में क्या आएगा 2x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर। तो पहले हमें यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू तो पता है, इसकी टर्म निकालनी पड़ेगी, वो इसका स्क्वायर करके आएगा। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। लेकिन जो हमने सबसे पहला तरीका करा उससे डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। तो इस पेपर के स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन बड़े ईजी निकले हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमें कह रहे हैं M इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रेंगल। ये जो यहाँ D दिख रहा है आपको इंग्लिश में, ये ओरिजिनलिटी में मिस प्रिंट है, ये ट्रेंगल के लिए। M is the circumcenter of triangle ABC with the circum radius 15 centimeter. Let BC is equal to 24 centimeter. ML is perpendicular to BC. Then the length of ML is
हमें ml की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए अपन इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें कह रहे हैं बिंदु M जो है 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी ट्रायंगल ABC के परिवृत्त का परिकेंद्र है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल था ABC और इसका हम लोगों को सरकम सेंटर दे रखा है M, परिकेंद्र हमें M दे रखा है, इसकी रेडियस हमारे पास 15 है। हमें BC की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर और हम लोगों को कह रहा है कि ML जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। ML जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, तो हमें ML की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। सरकम सेंटर जो बनता है वो क्या बनता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से। इसका मतलब M से अगर मैं इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो वो इसको क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये BL की लेंथ क्या 12 हो जाएगी। और अगर मैं B को M से मिला दूं तो ये 15 है क्या, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोई अगर एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड 12 है एक साइड 15 है, तो ये अपने पास क्या 9 होगी। ट्रिपलेट रेशियो हम लोगों को आते हैं, तो हमें ML की लेंथ क्या मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर हमें क्या दे रखा है, दी गई आकृति में जीवा PQ और RS एक दूसरे को L बिंदु पर काटते हैं, तो हमें RL की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर कोड PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट L, फाइंड द लेंथ ऑफ RL। अब देखो हम लोगों को पता है कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती तो क्या होगा, PL इंटू LQ बराबर RL इंटू LS, ये हम कह सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है, तो PL हमारे पास क्या है 9, LQ हमारे पास क्या है 4, RL हमें फाइंड करनी है और LS की वैल्यू में क्या दे रखी है 6, तो RL की वैल्यू 9 इंटू 4 36/6, तो क्या आ जाएगी 6। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आज वाले पेपर के स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं, ये आपको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाते हो। देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। हमें कह रहे हैं कि इफ कोट ए इक्वल टू के, तो हमें साइन ए का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान देना, हम लोगों को पता है कोट ए, इसकी वैल्यू हम लोगों को के दे रखी है। कोट ए क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें जिसमें अगर अपन इस एंगल को ए लेंगे तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी के और परपेंडिकुलर क्या जाएगा 1। तो हम यहाँ से हाइपोटेनियस अगर निकालें तो वो क्या के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी। हमें किसका मान बताना है, साइन ए का। साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए क्या परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 1, हाइपोटेनियस क्या है रूट में के स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास साइन ए का मान क्या गया, ऑप्शन डी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इजी था, बस हमें क्या होना चाहिए कि कोटे पता होना चाहिए कि कोटे क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, किसी हमें दे रखा है कि किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करूँ, ये 15 है, इसकी लेंथ क्या है 12, ये 90 डिग्री बनता है, तो ये क्या होगी 9। ट्रिपलेट रेशियो है हमारे पास 9, 12, 15, तो हमें उसकी लंबाई भी पता है, रेक्टेंगल की चौड़ाई भी पता है, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 9 108, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारे पास आ गया और सेंटीमीटर में सारी वैल्यू थी तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है क्या? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 हमें क्या दे रखा है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी 2 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 0 है, ac बराबर 4/b है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की टर्म बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए हम सबसे पहले अगर फॉर्मूला लिखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी
इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी बी सी सी ए, ये हमारे पास होता है। ये माइनस मैंने सबसे कॉमन लेकर लिख दिया, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो अब देखो, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है 28, माइनस में ए बी अपॉन 4, ए बी बराबर 4 अपॉन बी सी, ये हम लोगों को दे रखे हैं, ए सी बराबर 4 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ए बी सी बराबर 4 आ जाएगा। तो ए बी सी अगर हमारे पास 4 आ जाएगा तो हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, माइनस में 3 इंटू 4 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, हमें क्या दे रखा है 2। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो हम लोगों को यहाँ जो ये टर्म दे रखी है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी, ऊपर क्या आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन 0, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 0 आ जाएगा क्या। तो इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 0। तो हमारे पास क्या आएगा 28 माइनस में 12 बराबर 2 इंटू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 28 में से अगर 28 में से अगर अपन 12 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 28 में से 12 गई तो क्या आ गया 16, 2 का अपन डिवाइड कर देंगे तो 16/2 क्या बना 8। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये डायरेक्ट हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन में सारी टर्म हमें बड़े आराम से अच्छे से दे रखी थी, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन हमारे पास था। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास डीआई का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड दिस टाइम, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चंस। और परसेंटेज प्रॉफिट हमें बता रखा है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब देखिए अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है 59 नंबर, किस अवधि में कंपनी के लाभ में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई, द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज बीन इंक्रीज फास्टर। देखो यहाँ प्रॉफिट 45 से 55 हुआ, प्रॉफिट हमारे पास 45 से 55 हुआ, 10 इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है। 50 से 65 हुआ, 15 इंक्रीज हुआ, फिर 65 से 75 हुआ, 10 इंक्रीज हुआ, और 75 से 65 10 डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हो रहा है 10 15 10, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ 50 से 65, 1998 से 1999 में। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारे पास 59 नंबर का आंसर आ गया। तो हम लोगों ने इसको ग्राफ से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 60 हमें क्या कह रहा है, सेम उसी डीआई का क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन द ईयर। प्रॉफिट जिस ईयर में कंपनी ने मैक्सिमम है वो हमें बताना है कि क्या होगा। देखो 2000 के अंदर हमें वैल्यू दे रखी है 75, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2000, आंसर क्या जाएगा डी। इस क्वेश्चन को देखते हमें इसका आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 हमें देखो क्या कह रहे हैं, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 वाज 30 करोड़, द इनकम ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर वाज। 1996 के दौरान कंपनी का खर्चा 30 करोड़ था। इस वर्ष कंपनी की इनकम हमें बताने की कितनी करोड़ थी। देखो हम लोगों को एक्सपेंडिचर पता है कि 30 करोड़ है, 30 CR है, और हम लोगों को जो ईयर दे रखा है वो 1996 दे रखा है। अब इसके अंदर ये देखो जो दे रखा है, द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज प्रॉफिट, ये हमें प्रतिशत प्रॉफिट दे रखा है, प्रतिशत लाभ। तो ये हमें इन लाख नहीं है, ये हमारे पास इन परसेंटेज है। तो हमें पता है 1996 में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 45% का। तो प्रॉफिट किस पर होगा, एक्सपेंडिचर पर। 30 करोड़ का अगर अपन 45% निकाल लें तो हमारे पास इसका 45% निकालें तो आप लिख सकते हो 13 × 45/100, परसेंटेज हटाऊंगा अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 5 से चला जाएगा, 2 टाइम ये गया 9 टाइम, 9 × 3 27/2 या 13.5। प्रॉफिट हुआ 13.5 का, 30 करोड़ का हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, 13.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी
43.5 CR। तो उसकी कंपनी की जो इनकम थी, आय हमें बतानी है, वो क्या होगी 43.5 करोड़। और आप सब लोग जानते होंगे कि इनकम बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। या अगर अपन यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इनकम जो मिलेगी वो क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। यहाँ सेविंग की जगह क्या आ जाता है, प्रॉफिट। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पर चल सकते हैं। डीआई के तीनों क्वेश्चन बड़े इजी थे। नेक्स्ट देखो हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है फिर से ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, एक ये नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया। कोस एक्स माइनस वाई √3/2 साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1/2। तो हमें x का मान बताना है और x 0 से 90 डिग्री के बीच में। देखिए अब अगर आपको टेबल आती है साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, ये कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। x प्लस वाई की वैल्यू 30 डिग्री। कोस एक्स माइनस वाई बराबर √3/2, ये कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। तो यहां से x प्लस वाई भी 30 डिग्री, x माइनस वाई भी 30 डिग्री है, तो क्या y 0 होगा, तभी ऐसा होगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और चाहो तो आप इन दोनों को जोड़ के निकाल लो, x प्लस वाई 30 डिग्री, x माइनस वाई 30 डिग्री, दोनों का अगर एडिशन करें तो 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 63 नंबर पर। आज हमारा पेपर बड़ा इजी लग रहा है हमें, हमने फटाफट काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो हमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टीचर वो स्टूडेंट्स हैव शोन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट। उस शिक्षक की पहचान करनी है जिसके छात्रों ने अधिकतम सुधार दिखाया। और हमें ग्राफ क्या दिखा रहा है, दिया गया ग्राफ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम में किसी स्कूल के 6 शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए पास होने वाले स्टूडेंट के परसेंटेज को दिखाता है। चलिए देखते हैं किसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा। पहले वाले ने 2% का इम्प्रूवमेंट करा। फर्स्ट वाला जो टीचर है उसने क्या करा, 2% का इम्प्रूवमेंट करा। सेकंड वाले ने 85 से 92 करा, 7% का इम्प्रूवमेंट करा। 78 से 87 9% का इम्प्रूवमेंट हुआ। ये डिक्रीमेंट हुआ। 85 से 97 12% रिजल्ट सुधारा। सबसे ज़्यादा 12% का इम्प्रूवमेंट हुआ किसने, डॉक्टर कालरा ने। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डॉक्टर कालरा, ऑप्शन बी। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। हमने डायरेक्ट इसको ग्राफ से देखते ही हम लोगों को ये डाटा समझ आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करें, 64 नंबर। 25 व्यक्तियों के ग्रुप की एवरेज एज है 28 साल। 25 वर्ष औसत वाले 5 नए व्यक्ति इस ग्रुप में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की औसत एज बतानी है कि क्या होगी। तो देखो पहला तरीका हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हम लोगों को पता है कि जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 25। इनका एवरेज क्या है, 28। तो इनका टोटल क्या होगा, 28 इंटू 25 700। अब 5 न्यू मेंबर्स आ गए जिनकी एज एवरेज क्या है, 25। तो टोटल कितना हुआ, 125। तो टोटल मेंबर्स हो गए 30, इनका टोटल क्या हुआ, 825। अब इनका एवरेज बताना है, तो एवरेज क्या होगा, सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो 825 में 30 का डिवाइड कर दे। सबसे पहले अगर मैं इसको 5 से कैंसिल कर दूं, ये चला जाएगा 6 बार। 5 से क्या 1 बार, 32 चला गया 6 बार, ये चला जाएगा 5 बार। 165 में अगर अपन 6 का डिवाइड करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, बच जाएगा 45। फिर चला जाएगा 7 6 जा 42, बच जाएगा 3/6 या 0.5। तो 27.5 आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये। फिर सेकंड थिंग देखो हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर एवरेज के बराबर कोई नया नंबर आता है, कोई भी नया मेंबर आएगा तो उसकी जो एज रहेगी सबकी एवरेज वो सेम रहेगी। अब जो नए मेंबर आ रहे हैं उनकी एवरेज एज क्या है, 25 ईयर। 5 जो नए मेंबर शामिल हो रहे हैं वो उनका एवरेज क्या दे रखा है, 25 साल। और पहले वालों का एवरेज क्या था, 28 साल। इसका मतलब हर जो नया मेंबर आ रहा है उसका एवरेज पहले से 3 कम है। तो ऐसे हर किसी का एवरेज अगर 3 कम है, 5 नए मेंबर आए तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 15 ईयर। अब ये 15 ईयर हमें कम करने टोटल कितने लोगों में से, 25 पहले थे, 5 नए आ गए 30 लोगों में से। तो 15 ईयर अगर हम कम कर दें 30 लोगों में से
तो हर किसी की एज 1/2 ईयर कम हो जाएगी या 0.5 ईयर कम हो जाएगी। तो एवरेज 28 ईयर से 0.5 ईयर कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 27.5 ईयर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास 64 नंबर क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 नंबर हमें कह रहे हैं लिस्ट द प्राइस ऑफ ए बाइक इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द डीलर्स लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। एक बाइक को सूची मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया, 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया, डीलर का लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखो इसमें बड़े इजीली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। हमें पता है MRP कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस 100 तो MRP 115, हमने डिस्काउंट दिया 20% का, तो 100 माइनस 20 क्या है 80। प्रॉफिट या लॉस बताना है तो इसको ऐसा ही पड़ा रहने देते हैं। अब अगर अपन इसको सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 5 से क्या 2 टाइम, 5 से क्या है 23 टाइम, 2 से चला गया 4 टाइम, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 92 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, वैल्यू 100 से कम आ रही है, इसका मतलब लॉस होगा। तो 92 बराबर 100 माइनस लॉस, तो लॉस कितना आ जाएगा 100 माइनस 92 8, तो क्या आ जाएगा लॉस हो जाएगा 8% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज वाले पेपर के सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बड़ी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों को क्या दे रखा है, ट्रेंगल XYZ में L और M जो है वो हमें साइड XY और XZ के मिड पॉइंट दे रखे। R रेखाखंड LM पर इस प्रकार से स्थित है कि LR और RM इनका रेशो 1:2, LR 3 है, तो हमें YZ इसका मान बताना है कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेंगल है XYZ, ये हमारे पास ट्रेंगल है। हम लोगों को दे रखा है L एंड M आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड XY एंड XZ। XY और XZ की मिड पॉइंट हम लोगों को दे रखे हैं L और M, और हमें इस पर एक R पॉइंट इस तरह से दे रखा है कि LR और RM का जो रेशो है वो क्या है 1:2। LR की लेंथ हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 3 और 6 क्या बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। LM की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, हमें लेंथ बतानी है YZ की। हम लोग जानते हैं कि YZ की जो लेंथ होगी LM की जस्ट डबल होगी, तो 9 का डबल कर दूंगा तो क्या जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमने इस पेपर का 16 नंबर क्वेश्चन कर लिया। ये बड़ा इजी सी थ्योरम है, बस यहाँ पर क्या होता है, जो भी ट्रेंगल दिया होता है, अगर ABC है, इसका मिड पॉइंट D और E है, तो जो D और E को मिलाने वाली लाइन होगी वो क्या होगी BC की हाफ, या BC जो होगी वो क्या होगी D की डबल। तो हमने इस थ्योरम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। ये क्वेश्चन देखो हमें क्या कर रहा है, रिचा ट्रेवल फ्रॉम A to B एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम B to C एट 20 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम C to D एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD देन फाइंड द रिचार्ज एवरेज स्पीड। हमें देखो वो दे रखा है कि रीचा क्या करती है, A से B तक चलती है 15 से, B से C तक चलती है 20 की स्पीड से, और C से D तक चलती है 30 की स्पीड से। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। अब देखो एक स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर अपन वो डिस्टेंस की बात करें, हम कोई डिस्टेंस ऐसा नंबर एज्यूम कर ले जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो क्या हम हर बार के लिए मान लें कि वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी, तो हमने सेम डिस्टेंस एज्यूम कर ली 60, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 180। अब हमें पता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर का टाइम 4 आवर, 20 की स्पीड से 60 का टाइम 3 आवर, और 30 की स्पीड से 60 का टाइम 2 आवर, तो टोटल टाइम जो है वो 9 आवर हो गया।
9 आवर में हमने 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 180, टोटल टाइम 9 आवर, तो 180 बाय 9 क्या जाएगा 20। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो हमारा आंसर क्या गया ऑप्शन नंबर सी। एवरेज स्पीड हमेशा और हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये 67 नंबर क्वेश्चन था इस पेपर का 17वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 68 नंबर। हमें 68 नंबर में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर BC इज ए कोड एंड CD इज ए टेंजेंट थ्रू द पॉइंट C। इफ एंगल AOC इक्वल टू 118 डिग्री देन फाइंड द एंगल ACD। अब देखो यहाँ हमें एक छोटा सा करेक्शन करना है। इंग्लिश में ये एंगल का सही साइन नहीं बना हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें एंगल ACD इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखो इस जब हमें एंगल को फाइंड करना है तो इस एंगल के लिए अगर अपन बात करें तो ये एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड पर में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये 118 डिग्री है, सेंटर पर अगर 118 डिग्री बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर जस्ट उसका हाफ बनता है क्या, तो 118 का आधा कर दे तो 59 डिग्री। तो ये एंगल 59 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 59 डिग्री। तो ACD एंगल हमारे पास क्या जाएगा 59। ऑप्शन क्या जाएगा सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? सिर्फ और सिर्फ में एक ही थ्योरम काम कर रही है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 69 नंबर पर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ए पर्सन ट्रेवल 900 किलोमीटर बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 80, 1200 किलोमीटर बाय द शिप एट द स्पीड ऑफ 240 एंड 750 बाय एरोप्लेन एट 400 किलोमीटर पर आवर एंड 150 बाय कार एट द स्पीड ऑफ दिस, द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। हमें एवरेज स्पीड बतानी। सेम अगर अपन एवरेज स्पीड की बात करें, ये हमारे पास हमेशा होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, सबसे पहले ट्रेन से चले 900 किलोमीटर। डिस्टेंस की अगर अपन बात करें, हमें पता है कि सबसे पहले हम ट्रेन से चल रहे हैं 900 किलोमीटर। स्पीड हम लोगों को दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमें दे रखा है हम शिप से जा रहे हैं 1200 किलोमीटर। शिप से डिस्टेंस ट्रेवल करी 1200 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 240। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद 750 किलोमीटर चले एरोप्लेन से। एरोप्लेन से हम चल रहे हैं 750 किलोमीटर। स्पीड हम लोगों को दे रखी है 400 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट हम लोगों को दे रखा है 150 चल रहे हैं कार से। स्पीड हम लोगों को दे रखी है 100। तो यहां से देखो अगर अपन टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास क्या चाहिए 3000। टोटल डिस्टेंस तो क्या गई 3000 किलोमीटर। अब हमें टोटल टाइम चाहिए। तो देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 900 में अगर मैं 80 का डिवाइड कर दूं तो क्या मैं 90 बाई 8 आवर्स लिख सकता हूं। 1200 हम चले 240 से, तो 1200 बाई 240 हमारे पास क्या जाएगा 5 आवर्स। नेक्स्ट हम चले 750 400 की स्पीड से, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से अगर अपन इसको कैंसिल कर दें तो 15 बाई 8 आवर्स ये हमारे पास है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले 150, तो 150 बाई 100 ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, तो क्या जाएगा 3 बाई 2 आवर्स। अब मुझे टोटल टाइम निकालना है। तो देखो टाइम हमारे पास है 90 बाई 8 प्लस 5 आवर प्लस 15 बाई 8 प्लस 3 बाई 2, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 8। तो क्या आएगा 90 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 12। तो यहाँ से अगर अपन देखें 130 140 150 157 बाई 8,
ये हमारे पास टोटल टाइम आया 157/8 आवर्स। तो हम लोगों के पास जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 3000, टोटल टाइम 157/8, तो 157 नीचे रह गया और 8 ऊपर आ गया। तो हमें क्या करना है, 24,000 के अंदर 157 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवाइड किया 1 टाइम, हमारे पास आया 157। यहाँ से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है 83, ऊपर से आ गया 0। फिर अगर अपन इसको देखें तो ये हमारे पास चला जाएगा 5 पर। अब 150 के 15 इसके आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये भी हमारे पास एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले करा। आज वाले पेपर में हमारे पास एवरेज स्पीड के 2 क्वेश्चन थे। पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट थी और इसमें अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। देखो हमें क्या कह रहा है, P and Q टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन x-2 days. Working alone, P and Q do the same work in x+2.5 days and x+6 days. Then P and Q together will complete 2/3 of the same work in how many days? चलिए देखिए हमें क्वेश्चन क्या करे, P और Q मिलकर किसी टास्क को करते हैं x-2 days में। P अगर अकेला काम करता है तो उसे टाइम लगता है x+2.5 डेज, और Q अकेला अगर इस टास्क को करता है तो Q को टाइम लगता है x+6 डेज। तो देखिए ध्यान देना, अगर मैं x-2 को अज्यूम करूं कि ये y डेज है, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या y+2 आ जाएगी। तो x की जगह अगर मैं y+2 लिखूं तो क्या y+4.5 डेज, P को टाइम लग रहा था। y+2 लिखूं तो क्या इसको y+8 डेज लग रहे थे। और हम लोगों को पता है कि इन दोनों का टाइम अगर y है और उनका टाइम इतना इतना एक्स्ट्रा है तो y बराबर क्या √AB होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो a की वैल्यू 4.5, b की वैल्यू 8, तो क्या जाएगा ये 36। रूट में 36 का मतलब क्या है 6। तो p और q दोनों मिलकर क्या इस काम को 6 स्टेज में करेंगे। अब ये कंप्लीट टास्क 6 स्टेज में करेंगे, हमें 2/3 वर्क कराना है, तो 6 का 2/3 करा तो क्या जाएगा 4 डेज। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी 4 डेज। ये हम लोगों ने 70 नंबर क्वेश्चन करा। आज के पेपर के हमने 20 क्वेश्चन करे। ये स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन बड़े इजी थे। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है, पेपर इजी है टफ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ₹4800 become 7500 at certain rate of interest compounded annually in 2 year 8 month. Then in how many year 19,200 will amounts to 37,500 at the same rate of interest compounded annually. अब देखो हमें इसमें सेम रेट का यूज करना है। पहले जो हमारे पास ब्याज की दर थी, समान ब्याज की दर पर हम लोगों को काउंट करना है कि कितना टाइम लगा। अब देखो टाइम दे रखा है 2 year 8 month, तो इसका मतलब हम यहाँ से टाइम की मदद से रेट तो नहीं निकाल सकते, तो हमें सिर्फ रेट का रिलेशन निकालकर हमारा आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पार्टी। तो देखो अमाउंट हम लोगों को पता है कि हमारे पास कितनी बन गई 7500। प्रिंसिपल अगर डिवाइड में लिख दें तो 4800 बराबर 1 + r/100 की पार्टी। टाइम है 2 year 8 months, तो 8 मंथ को हम क्या 2 सही 8/12 या 2 सही 2/3, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 8/3 ईयर लिख सकते हैं। तो हमारे पास टाइम क्या 8/3 ईयर आ गया। टाइम हमारे पास क्या गया 8/3 ईयर। अगर अपन इसको सोल्व करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 5 से 3 से गया 25 टाइम 3 से गया 16 बार, तो क्या 5/4 का स्क्वायर बराबर क्या 1 + r/100 की पावर 8/3। तो दोनों की पावर अगर मैं 3/8 कर दूं या इसकी पावर इनवर्स कर दूं, तो पावर अगर मैं 3/8 करूं तो 5/4 की पावर 2 की पावर 3/8 इक्वल आएगा 1 + r/100 की पावर भी 8/3 की पावर 3/8। तो ये
कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 1 बन जाएगी। तो 1 प्लस आर बाय 100 की वैल्यू क्या 5/4 की पावर 3/4 आएगा, ये हम कह पाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई। अब सेकंड, फिर अगर अपन अमाउंट का फॉर्मूला लगाएं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। अमाउंट हमारे पास है 37500, प्रिंसिपल 19200 बराबर 1 प्लस आर बाय 100 की जगह क्या 5/4 की पावर 3/4 लिख सकते हैं, और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी टी। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो अब देखो, अगर अपन इसको देखें तो ये 5 से 3 से कट जाएगा, 3 से गया 6 टाइम, ये गया 4 टाइम, इसको 3 से काटे तो ये गया 125 टाइम्स। अब 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, तो 5/4 का क्यूब बराबर क्या हम 5/4 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो क्या 3/4t लिख सकते हैं। दोनों के बेस इक्वल तो पावर इक्वल, 3 बराबर 3/4t, तो 3 से 3 कैंसिल, तो t बराबर क्या आएगा 4। तो टाइम कितना आ जाएगा 4 साल। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। अब सेम ऐसा क्वेश्चन हमारे पास लास्ट एग्जाम में भी था, आप लोगों को याद हो तो सेम हमने लोगों ने इसी तरह से करा था। कोई अगर पिछला पेपर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देखें, आपको सेम ऐसा क्वेश्चन उसमें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर है भाई सबको, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72 नंबर। 4 articles X, Y, Z and W were sold at this percent loss, this percent profit, profit, loss respectively. Selling price is same for all the 4 articles. If there is a loss of 100 in the all transaction, find the difference between cost price of article X and W. अब देखिए हम लोगों को यहाँ दे रखा है, हमने पहले आर्टिकल को सोल्व करा 14.28% लॉस में। ये क्या 14 से 2/7% होते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में क्या 1/7 लिखते हैं। 1/7 लॉस पर बेचा, 12.5% प्रॉफिट 1/8 प्रॉफिट पर सोल्व करा। 15 से 5/13% अपॉन में जो 13 है, इसको अगर देखें तो हमें पता है 1/13 की वैल्यू 1/13 की वैल्यू 7 से 9/13 होती है। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या 2/13 की वैल्यू है, 2/13 लॉस प्रॉफिट पर हम लोग बेच रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अगर अपन देखें 9.09%, ये क्या 1/9 हुआ, सॉरी 1/11, 1/11 हुआ। इसको हम 1/11 लिख सकते हैं, इतने के लॉस पर बेचा, क्योंकि 1/11 क्या होता है 9 से 1/9% या 9.09%। तो देखिए ध्यान देना, अब अगर मैं लिखूं मेरे पास आर्टिकल है X, Y, Z और W। पहले को 1/7 के लॉस पर बेचा, तो 7 वाली चीज हमने 6 में सेल करी। सेकंड वाली थिंग हमने 8 वाली को 9 में बेचा, 1/8 के प्रॉफिट पर बेचा। नेक्स्ट आर्टिकल को हमने 2/13 के प्रॉफिट पर बेचा, तो 13 वाला आर्टिकल 15 में सेल करा, और नेक्स्ट वाला 11 वाला आर्टिकल हम लोगों ने 10 में सेल करा। ये हमारे पास इनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गए। अब कह रहे सबके सेलिंग प्राइस सेम है, तो 6, 9, 15 और 10, इन सब का अगर मैं एलसीएम देखूं तो क्या 90 बन जाएगा। तो सबको 90 बनाना है, तो फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दे 15 से, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दे 10 से, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दे 6 से, और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई कर दे 9 से। तो अगर मैं फिर से लिखूं X, Y, Z, W, इनके कॉस्ट प्राइस लिखूं 105, 80, 78 और 99। सेलिंग प्राइस सबके क्या बनेंगे 90, 90। तो हमारे पास इनका टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस तो गया 360, टोटल कॉस्ट प्राइस अगर अपन देखें तो क्या आ जाएगा 2, 9, 18, 25, 8, 5, 13 और 9, 22, 2 कैरी आ गई, क्या आ गया 10, 17 और 9, 16, 2, 362। हमारे पास इनका टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या आ जाएगा 362, ऐसा हम लिख सकते हैं।
अब 362 वाला आर्टिकल हमने 360 में बेचा तो लॉस कितने का हुआ, 2 का। हम कह रहे हैं लॉस हुआ 2 का और वो कह रहा है टोटल लॉस हुआ 100 रुपीज का। तो 2 की वैल्यू 100 रुपीज, तो 1 की वैल्यू क्या आई 50 रुपीज। 1 की वैल्यू क्या आई 50 रुपीज। अब हमें क्या करना है, एक्स और डब्ल्यू के कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस बताना है। इन दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का। तो हमें पता है 1 की वैल्यू 50 रुपीज, तो 6 की वैल्यू 50 इंटू 6 300 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सबके सेलिंग प्राइस सेम बनाने थे। थोड़ी सी कैलकुलेशन कह सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, लेकिन टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करे, एक वस्तु को x रुपीज में जब बेचा जाता है तो इसकी कीमत के इतने परसेंट पर इसे बेचा जाए तो 22% का लॉस होता है। तो हमें x रुपए में बेचा तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले देखो हम लोगों को ये जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, अपॉन में 11 है, तो देखो 1/11 जो होता है वो मेरे पास क्या 9 से 1/11% होता है। तो इसको देखकर क्या आपको वैल्यू 6/11 की आ रही है, आपको वैल्यू जो है वो 6/11 पता लग रहा है कि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 6/11 है। हम उसको x में बेच रहे थे, अब उसके इस पर बेचेंगे तो 22% का लॉस होगा। एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू 11 है। स्टार्टिंग में हम आर्टिकल को सेल कर रहे थे x में, या हम कह सकते हैं 11 में, x या 11। अब हम कह रहे हैं जब हम इसको इसके 6/11 पर बेचेंगे, इसका मतलब किस में बेचेंगे, 6 में, तो उससे क्या होगा 22% का लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस 100% है, अब 22% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस का 78% आएगा। 78% की वैल्यू 6 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 78/6%, तो 1 की वैल्यू क्या 13%। तो स्टार्टिंग में 11 की अगर वैल्यू निकालो तो 11 इंटू 13% क्या आ जाएगा 143%। अब 100% वाली चीज अगर 143% में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ 43% का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को क्या मिल गया, ऑप्शन बी। होता क्या है, अगर हमें ये वैल्यूज याद होती है ना फ्रैक्शन में तो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है, नहीं तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। 74 नंबर। देखो हमें क्या कह रहा है, हमें कुछ अमाउंट ए बी सी के बीच में इस रेशो में डिवाइड की जानी थी, लेकिन गलती से हमने इसको इस रेशो में डिवाइड कर दिया। इस कारण से बी को 1000 रुपये का नुकसान हुआ। तो हमें टोटल अमाउंट का पता लगाना है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करा जाना था। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमें ए बी सी तीनों के अंदर जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उसका रेशो हमारे पास क्या था, 9, 8 और 6। लेकिन अब हम लोगों ने क्या करा, ए बी सी के अंदर जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी गलती से वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करी, 1/9, 1/8 और 1/6। तो सबसे पहले इसको एग्जैक्ट रेशो में बदलने के लिए यहां से अगर मैं कहूं 8 इंटू 9 72 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 72 से मल्टीप्लाई करा तो 72/9 8, 72/8 9 बना और 72/6 क्या बना 12। इसका मतलब हमें अमाउंट इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, लेकिन हम लोगों ने अमाउंट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा, 8, 9 और 12। ये हमारे पास है। अब देखो सबसे पहले इस रेशो का जो टोटल बन रहा था वो क्या 23 बन रहा था, लेकिन अब जो टोटल है वो क्या बन रहा है 29। तो सबसे पहले हमें वो डिफरेंस पता लगाने के लिए इनका रेशो या तो सेम बनाना पड़ेगा या साथ में वेरिएबल x या y मानने पड़ेंगे। x y मानेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो इजी बनाने के लिए अगर मैं इस ऊपर वाले को तो 29 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 23 से। अब मुझे सिर्फ b का डिफरेंस पता है कि b को 1000 रुपये का नुकसान हुआ, तो मैं b वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो b का पार्ट अगर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 9 मेरे पास क्या जाएगा 72, 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 232 मिल रहे थे पहले। अब उसको कितने मिल रहे हैं 23 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या जाएगा 230 में से अगर 23 घटा दे तो 207। उसको अब जो लॉस हो रहा है
उसको यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 25 का। हम कह रहे हैं 25 का लॉस हो रहा है, वो कह रहा है 1000 रुपीज़ का। तो 1 की वैल्यू क्या, 40 रुपीज़ आई। अब टोटल अगर मेरे को निकालना है तो इन तीनों का टोटल था 23 इंटू किससे करा, 29 से। तो टोटल अमाउंट क्या, 23 इंटू 29 होगी, और 1 की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से अपन इसको 40 से गुना करते ही टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। तो 29 को अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 9 × 27, 2 कैरी आ गई। फिर मेरे पास क्या जाएगा, 12 इंटू 2 24 और 26 बच गया 2, क्या जाएगा 667। ये हमारे पास वैल्यू है। एक की वैल्यू 40, तो इसको 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 7 इंटू 4 क्या 28, लास्ट का डिजिट 8 बनेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी 8। एक की लास्ट में 0 तो आना ही आना है, या आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौक 28 कैरी 2, 6 चौक 24 और 2 26, 6 चौक 24 और 2 26, क्या जाएगा 26,680 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस हमने क्या करा, इनके रेशो के टोटल सेम बनाए, टोटल सेम बनाते ही हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, कर दो इसे क्लियर। देखो कह रहा है यदि किसी संख्या के 427.27% को खुद के 1/3 के साथ जोड़ा जाए तो ये प्राप्त होता है, तो वो मूल संख्या का 20% बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहां भी अगर हम बात करें 1/3, तो ये तो हमें पता है कि 1/3 फ्रैक्शन में है, ये 427.27%। अगर मैं इसको 400% प्लस 27.27% कंसिडर करूं, 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9%, 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9% और 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11% या 9.09% होती है। तो ये 27.27 क्या 3/11 बनेगा क्या। तो मेरे पास 400% 4 बना। तो कोई भी नंबर अगर मैं कहूं कि नंबर हमारे पास x है, तो हमने क्या करा, x का 427%, तो ये 427.27% क्या बनेगा, 4 + 3/11, तो ये क्या जाएगा 44 + 3 47/11। तो हमने x का सबसे पहले क्या लिया 47/11, फिर हमने इसी x का क्या लिया 1/3, तो x का हम लोगों ने 1/3 पार्ट लिया, तो x इंटू 1/3। तो यहां से अब हमारे नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर एलसीएम ले ले 33, तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 141x प्लस ये मेरे पास 11x, तो क्या जाएगा 152x/33। इसकी वैल्यू हम लोगों को किसके बराबर दे रखी है, इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 12,920 के बराबर। तो यहां से अगर x का मान निकालें तो 12,920 इंटू 33 अपॉन में 152, ये हमारे पास आया। अगर अपन इसको सोल्व करें, 4 से अगर कैंसिल कर दें, 4 × 12 बच जाएगा 3, 32 चला जाएगा 8 बार, 4 × 12 बच गया 9, फिर चला गया 2 बार, फिर चला गया 3 बार, फिर 38। अगर अपन इसको 2 से फिर काट दें, ये 19, इसको अगर काटूं तो 1615, ये हमारे पास है। 19 से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं, 1615 गुना x का मान क्या आया 1615 इंटू में 33 अपॉन में 19। अब 1615 में अगर अपन 19 का भाग दें, तो इसमें अगर अपन 19 का भाग दें तो हमारे पास क्या जाएगा, 19 का भाग चला जाएगा हमारे पास 8 बार, 8 बार हमारे पास चला जाएगा तो क्या जाएगा 152, बच जाएगा 995, फिर चला जाएगा 5 बार। तो ये हमारे पास क्या 85 इंटू 33 आया, लेकिन हमें इसका कितना परसेंट बताना है 20%। तो नंबर आया 85 इंटू 33, हमें चाहिए नंबर का 20%। 20% क्या 1/5 होता है, तो 85 इंटू 33 इंटू 1/5, 5 से कैंसिल हो गया 17 टाइम। हमें क्या करना है 17 को 33 से मल्टीप्लाई करना है। अब लास्ट का यूनिट डिजिट देखिए 7 × 21, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है, एक ही है, तो हमारा आंसर क्या गया ऑप्शन ए।
तो ये हम लोगों ने आज के पेपर के सारे क्वेश्चंस करके देखे। सारे क्वेश्चन बड़े इजी थे। इन क्वेश्चंस में हमारे पास फ्रैक्शन का ज़्यादातर यूज हुआ। परसेंटेज की जो वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन में याद करते हैं, तो आप लोगों को याद नहीं है तो याद करें। आज का पेपर बड़ा इजी था। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मैं लेंदी कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टिपिकल और नहीं होने वाला हो। चलिए, तो ये आप लोगों के पेपर का सोल्यूशन रहा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ। आप सब लोगों का थैंक यू।